सभी विद्यार्थियों को वंदे मातरम। मैं विकास श्रीवास्तव विक्रमादित्य आईएएस गोरखपुर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। तैयारी समीक्षा अधिकारी की प्रश्नों के माध्यम से आज हम लोग जनरल स्टडीज के एक महत्वपूर्ण और सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे। यहां प्रश्नों के माध्यम से भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी। अगर आप अपने तैयारी को अंतिम स्वरूप देना चाहते हैं और चाहते हैं कि एक ही बार में त्वरित पुनरावलोकन, रैपिड रिवीजन हो जाए, प्रश्नों का जो आए हुए हैं उसके माध्यम से आप अन्य प्रश्नों की तैयारी अच्छे से करना चाहते हैं, एग्जामिनेशन हॉल में पूरे कॉन्फिडेंस और निडर के साथ बैठना चाहते हैं, तो आज का हमारा यह पॉलिटी का एक लेक्चर जरूर हो सकता है कि प्रश्न ज्यादा हो और लंबा होना पड़े, लेकिन निश्चित ही इसके माध्यम से आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा और आपका कॉन्फिडेंस भी बनेगा। इसीलिए इस सेशन को हम त्वरित रख रहे हैं ताकि आपका कॉन्फिडेंस बने और निश्चित ही आपको लाभ होगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। एग्जामिनेशन हॉल में आपको निश्चित लाभ होगा। तो हम लोग प्रश्नों के माध्यम से आज पॉलिटी को समझेंगे और उसके माध्यम से अपना एक कॉन्सेप्ट भी बनाएंगे। ठीक है, आइए तैयारी को अंतिम रूप देने के लिए प्रारंभ करते हैं। पॉलिटी, आज पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार था। पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर यानी संवैधानिक सलाहकार कौन था? नंबर ए डॉक्टर अंबेडकर, नंबर बी एन राव, नंबर सी के एम मुंशी और नंबर डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है ना? प्रश्न है, भारत के संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? ठीक है, तो सही उत्तर होगा बी एन राव। बी एन राव का मतलब कौन है? बेनेगल नरसिंह राव। बेनेगल नरसिंह राव उस समय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे, संविधानविद थे। यही कारण है इनको संवैधानिक सलाहकार बना गया था। ये वही बी एन राव हैं जिनको सबसे पहले यह कहा गया था कि भारत के संविधान का आप ड्राफ्ट बनाकर संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत करें। यही कारण है अगस्त 1947 को बी एन राव ने भारत के संविधान का पहला प्रारूप बनाकर संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया था और बी एन राव द्वारा बनाए गए ड्राफ्ट पर विचार विमर्श करने के लिए एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनी जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि भारत के संविधान का सबसे पहला जो ड्राफ्ट है वो बी एन राव बनाए थे और इसमें भी दो राय नहीं है कि बी एन राव के द्वारा बनाए गए संविधान के ड्राफ्ट पर विचार विमर्श करने के लिए और अंतिम ड्राफ्ट बनाने के लिए, ड्राफ्ट को अंतिम रूप देने के लिए ही ड्राफ्टिंग कमेटी बनी थी, जिसके जो हेड थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। निश्चित ही संविधान के पहले प्रारूप बनाने में बी एन राव का ही योगदान था, लेकिन संविधान को अंतिम रूप देने में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का योगदान था। इसमें भी कोई दो राय नहीं है। तो सही उत्तर होगा बी एन राव इज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है ना? ये एक प्रश्न का उत्तर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान किस दिन अधिनियमित किया गया था? भारत का संविधान किस दिन अधिनियमित किया गया था? किस दिन अधिनियमित किया गया था? ये इतना इजी प्रश्न नहीं है, जितना आप लोग समझ रहे होंगे। भारत का संविधान किस दिन अधिनियमित इनैक्ट किया गया था? ऑप्शन है 26 जनवरी 1949,
26 जनवरी 1950। नंबर बी ऑप्शन है 26 नवंबर 1949। सी ऑप्शन है 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947। और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। ठीक है ना। अब आप बताइए भारत का संविधान कब इनैक्ट किया गया था। अब जो लोग अधिनियमित शब्द का अर्थ यह समझ रहे हैं कि भारत का संविधान कब लागू किया गया था, इस प्रश्न को मैंने ईजीएस के रूप में नहीं लिया है, इस प्रश्न को खुद बनाया भी है मैंने। देखिए 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान अंगीकृत किया गया था, एडॉप्ट किया गया था, अधिनियमित किया गया था, इनेक्ट किया गया था, गिव अवर सेल्स अपने आप को आत्मार्पित किया गया था। ये तीनों शब्द जरूर याद रखिएगा। 26 नवंबर का अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित, ये तीन शब्दों से एग्जाम में प्रश्न बनेगा। बहुत लड़के अधिनियमित का मतलब समझते हो कि पूरा संविधान कब लागू हुआ था, कब अधिनियमित हुआ था, ये नहीं है। वो तीनों शब्द जो थे वहां से प्रश्न लिया गया है। क्लियर है। वो तीनों शब्द तो वो 26 नवंबर को ही हुआ था। इसलिए भारत का संविधान जो है वो अधिनियमित शब्द माने पूर्ण रूप से लागू नहीं है। इसीलिए ऑप्शन में मैंने 26 जनवरी भी दिया है ताकि बच्चे कंफ्यूज हो। और ये प्रैक्टिस मैं आपको करा रहा हूं कि एग्जामिनेशन हाल में आपकी गलती ना हो। ठीक है। तो सही उत्तर क्या होगा, भारत का संविधान अंगीकृत भी किया गया 26 नवंबर 1949 को, भारत का संविधान अधिनियमित भी किया गया 26 नवंबर 1949 को, भारत का संविधान आत्मार्पित भी किया गया 26 नवंबर 1949 को। इसलिए 26 नवंबर को ही भारत का संविधान अधिनियमित किया गया था, इनेक्ट किया गया था। दिस इज द आंसर। क्लियर है। 26 नवंबर 1949। यह प्रश्न कॉन्सेप्चुअल था, इसीलिए मैंने ले लिया, खुद भी इसको बना दिया ताकि आप बहुत आसानी से इसको समझ सके। एग्जामिनेशन का यह चला चली का बेला है, अंतिम पुनरावलोकन का समय है, इसलिए कॉन्सेप्चुअल पुनरावलोकन करिए। मैदान में वही विजय प्राप्त करेगा जो अपने नर्वस सिस्टम पर नियंत्रण स्थापित करेगा। एग्जामिनेशन हाल में अपने नर्वस सिस्टम पर आप जितना नियंत्रण रख पाएंगे, आप सफलता के उतना ही निकट होंगे। क्लियर है। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष का मतलब यह हो गया कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। ठीक है ना। स्थायी अध्यक्ष पूछे और चाहे संविधान सभा का अध्यक्ष पूछे, ये दोनों किसको इंगित करते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन हां, यदि ये पूछता है कि संविधान सभा के प्रथम बैठक के अध्यक्ष कौन थे 9 दिसंबर 1946 वाले डेट को, या पूछे कि संविधान सभा का टेम्परेरी चेयरमैन या टेम्परेरी प्रेसिडेंट कौन था, तब उत्तर क्या होगा, दोनों में अलग हो जाएगा। ठीक है ना। अगर ये पूछे कि संविधान सभा का के प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने किया था, तो उत्तर होगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, 9 दिसंबर 1946। और अगर यह पूछता है कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था, तब भी यही उत्तर होगा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, 9 दिसंबर 1946। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का स्थायी अध्यक्ष बना दिया। क्लियर है। देखिए मैंने बार बार अपने लेक्चर्स में मैं बार बार बताया हूं कि हमेशा परीक्षा जो है वो सरल प्रश्नों से निकलता है। याद रखिएगा, कठिन प्रश्न सबके लिए कठिन होते हैं। अगर सरल प्रश्न आपका एग्जामिनेशन हाल में गलत हो गया तो समझ लीजिए कि भाग्य में कुछ गड़बड़ी है या आप मैदान से बाहर हैं। मेरे इस बात को बिल्कुल गांठ बांध लीजिए। आपको मैं बता रहा हूं, अनुभव, वर्षों के अनुभव से ये बता रहा हूं आपको, एग्जामिनेशन हाल में सरल प्रश्न गलत नहीं होने चाहिए। पहले ये बात धर लीजिएगा यार। ठीक है। कठिन प्रश्न सबके लिए कठिन है, वो सही होंगे या नहीं होंगे, लेकिन सरल प्रश्न अगर गलत हो गए तो वो मैदान से आप बाहर हैं, ये समझ लीजिएगा। ठीक है।
लक की बात अलग है, इसको कोई नहीं जानता है, लेकिन यह अनुमान लगाया जाता है कि परीक्षा जो है वो सरल प्रश्न से ही निकलता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखा जाए। चौथा प्रश्न, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? हु वाज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी? ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन कौन था? तो सही उत्तर होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा के प्रारूप समिति के ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के ड्राफ्टिंग कमेटी के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और ये वही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं जिनका भारत के संविधान के निर्माण में प्रमुख योगदान था। भले ही ड्राफ्टिंग कमेटी में कुल 7 सदस्य थे, डॉक्टर अंबेडकर को छोड़कर कुल 6 सदस्य थे, लेकिन भारत के संविधान के निर्माण में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का ज्यादा योगदान रहा। और एक समय ऐसा आया कि कुछ लोगों ने त्यागपत्र दे दिया ड्राफ्टिंग कमेटी से, एक लोगों की मृत्यु हो गई। इसके बाद भी डॉक्टर अंबेडकर भारत के संविधान के निर्माण के कार्य को निर्विघ्न जारी रखे और वह कार्य करके दिखा दिया जो उस समय असंभव लग रहा था। दुनिया का पहला ऐसा संविधान था जो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन में तैयार हो गया, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का। यह आसान काम नहीं था, इसीलिए फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, मूल रूप से भारत के संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? मूल रूप से भारत के संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? मूल रूप से भारत के संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? मूल रूप से, समझ रहे हैं इस बात को? मूल रूप से भारत के संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो नंबर ए 470, नंबर बी 395, नंबर सी 450, नंबर डी 420। अब यहां ओरिजिनली पूछ रहा है। ओरिजिनली का मतलब यह हो गया कि क्या भारत के संविधान के अनुच्छेद बढ़े हैं, घटे हैं? देखिए, मैं एग्जैक्ट फिगर तो नहीं बताऊंगा वर्तमान में क्या है, क्योंकि बहुत सारे संविधान संशोधन विधेयक भी पेश किए गए हैं। खुद महिला आरक्षण विधेयक भी इस समय प्रोसेस में है। हालांकि कानून बन गया, लेकिन अभी बहुत सारे संशोधन हैं, उसमें अभी चल रहा है। अभी राज्यों को भी अपनी जगह करना पड़ेगा, बहुत लंबा प्रोसेस है, अभी वो टाइम लगेगा। लेकिन तो रोज अनुच्छेदों में संशोधन हो रहा है, तो मैं बता दूं इतना है तो कल 470 बता दूं, कल एक और हो जाए। लेकिन ये तो तय है कि भारत के संविधान में 450 से अनुच्छेद हैं, 470 या 460 करीब जो भी है। लेकिन यहां यह प्रश्न ही नहीं है, प्रश्न है ओरिजिनली कितने अनुच्छेद हैं। तो जब भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, तो ओरिजिनली भारत के संविधान में 26 नवंबर 1949 को 395 अनुच्छेद थे, 395। एग्जैक्टली 395 जो है उस समय अनुच्छेद थे। और आपको यह भी जानकर आश्चर्य होगा कि आज भी भारत के संविधान में ओरिजिनली 395 ही अनुच्छेद है, 395 ही अनुच्छेद है, इसमें कोई शक नहीं है। इसलिए जब एग्जाम में देखिए वर्तमान में कितने, ये तो जल्दी नहीं पूछेगा, क्योंकि एग्जामिनर ये जान रहा कि वो संविधान में अनुच्छेद हमेशा बदलते रहते हैं। तो वर्तमान में कितने, ये प्रश्न तो बहुत कम, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट है कि पूछेगा। ये पूछेगा मूल रूप से कितने हैं। तो जो लड़का रटा है वो तो 450 के ऊपर लगा देगा, चाहे 60 लगा दे, 70, इसलिए मैंने ऑप्शन 470 भी दिया है। 470 हो भी सकता है वर्तमान में। क्लियर है? तो वर्तमान में भारत के संविधान में यह नहीं पूछा कितने अनुच्छेद है, क्योंकि वो जान रहा वेरिएबल है।
पूछ रहा है भारत के संविधान में ओरिजिनली कितने हैं, तो सही उत्तर होगा 395। ये कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखिए कि भारत के संविधान में ओरिजिनली आज भी 395 ही अनुच्छेद हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, नागरिकता संबंधी प्रावधान भारत के संविधान के किस भाग में है? नागरिकता संबंधी प्रावधान जो है वो भारत के संविधान के किस भाग में है? नागरिकता संबंधी प्रावधान किस भाग में है? संविधान के किस भाग में है? ठीक है ना। तो नंबर ए भाग, ऑप्शन ए भाग 1, ऑप्शन बी भाग 2, ऑप्शन भाग 2, ऑप्शन सी भाग 3 और ऑप्शन डी भाग 4। ठीक है ना। तो भारत के संविधान में जो सिटीजनशिप्स के संबंध में प्रावधान है वो भारत के संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक है। अनुच्छेद 5 से 11 तक भारत के संविधान के भाग 2 में सिटीजनशिप से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। अगर एग्जामिनेशन हॉल में यह पूछ लेता है कि भारत का संविधान भारतीयों को किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है, तो उत्तर होगा सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता। अब आप कहेंगे कि सर एकल नागरिकता का मतलब क्या होता है? देखिए, एकल नागरिकता का मतलब यह होता है कि जो भी फेडरल कंट्री हैं, संघीय राज्य हैं, वहां केंद्र की नागरिकता अलग होती है, राज्यों की नागरिकता अलग होती है। जैसे अमेरिका, यूएसए। भारत भले एक फेडरल कंट्री है, यूनियन ऑफ स्टेट्स है, लेकिन इसके बाद भी भारत में केवल एक नागरिकता है और वह है भारत की नागरिकता। इसीलिए भारत को सिंगल सिटीजनशिप वाला कंट्री कहा जाता है। और यह प्रावधान कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया। इतने फैक्ट आप याद रखिएगा, ठीक है। इसीलिए इस लेक्चर सीरीज को मैं अभी लाया हूं ताकि अंत में बैठते बैठते आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाए और एक बार आप पूरा दोहरा लें। यानी इस लेक्चर को अगर आप सही से पूरा देख लेते हैं 2-4 बार, तो पॉलिटी के क्षेत्र में निश्चित ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और एक कॉन्फिडेंस के साथ आप बैठेंगे एग्जाम में। इसमें कोई दो राय नहीं है, ये खुद आप अनुमान लगा सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देख लिया जाए, मिलाने वाला है। भारत के संविधान के भाग दिया हुआ है और उसके प्रावधान हमको मिलाना है। अब तक इसको जरा समझा जाए, इसको देखा जाए कैसे मिलान करना है, कौन कौन से विषय हैं और कहां कहां मिलाना है। ठीक है। भाग 15, भाग 16, भाग 15, भाग 16, भाग 17, भाग 18। ठीक है ना। ये 4 भाग दिए हुए हैं। क्या क्या प्रावधान है ये हमको मिलाना है। सबसे पहले है आपात उपबंध, आपात उपबंध है, ठीक है। उसके बाद है राजभाषा, राजभाषा, कुछ वर्गों के संबंध में विशेष प्रावधान, कुछ वर्गों के संबंध में विशेष प्रावधान, ठीक है। और अगला है निर्वाचन, इलेक्शन, ठीक है ना। अब आपको बताना है भाग 15, भाग 16, भाग 17, भाग 18 में जो प्रावधान दिए हुए हैं उनको सामने वाले से आपको मिलान करना है। तो भाग 15 में इलेक्शन संबंधी प्रावधान है। भाग 15 में क्या है? इलेक्शन संबंधी प्रावधान है, निर्वाचन, ठीक है ना। भाग 15 में क्या है? निर्वाचन संबंधी प्रावधान है। अगला क्या है? भाग 16। भाग 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष प्रावधान दिया गया है। कुछ वर्गों के संबंध में क्या है? विशेष प्रावधान है भाग 16 में। भाग 17 में क्या है? राजभाषा। भारत के संविधान की जो राजभाषा का वर्णन है वो किसमें दिया गया है? भाग 17 में दिया गया है। और भाग 18 में आपात उपबंध। भाग 18 में क्या है? आपात उपबंध।
तो भाग 15 में इलेक्शन संबंधी, निर्वाचन संबंधी बात है। भाग 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष प्रावधान है। भाग 17 में राजभाषा की बात की गई है और भाग 18 में आपात उपबंध की बात की गई। भारत के संविधान में अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपात है, अनुच्छेद 356 राज्यों में आपात है या राष्ट्रपति शासन है, अनुच्छेद 360 वित्तीय आपात है। ये सारा वर्णन जो है वो आपात उपबंध के तहत किया गया है। ये एक लंबा प्रोसेस है, ठीक है, और इन चीजों को आपको याद रखना चाहिए। इलेक्शन संबंधी जो अनुच्छेद हैं 324 से लेकर अन्य है वो आपको उसी से इसी अनुच्छेद भाग 15 में मिलेंगे। तो ये पूरा आपको प्रश्नों को मिलान करने के लिए आपको पूरा विस्तार से कॉन्सेप्ट जरूर जानना होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान के किस सूची का विषय है? आर्थिक नियोजन इकोनॉमिक प्लानिंग या प्लानिंग संविधान के किस सूची का विषय है? देखिए, भारत के संविधान में कुल 3 सूचियों का वर्णन है। पहला ऑप्शन ए संघ सूची, यूनियन लिस्ट, नंबर बी राज्य सूची स्टेट लिस्ट, नंबर सी समवर्ती सूची कॉन्करेंट लिस्ट, और नंबर डी जो है वो है विशेष सूची। अब आपको बताना है कि जो आर्थिक नियोजन है, इकोनॉमिक प्लानिंग है, वो किस सूची में है। आर्थिक नियोजन जो है वो कंकरेंट लिस्ट यानी समवर्ती सूची में है। देखिए, कुछ ऐसे विषयों का वर्णन संविधान में किया गया है जिसको केंद्र और राज्यों में बांटा गया है, जिसपे वो अपने अपने क्षेत्र में कानून बनाएंगे। जैसे जो यूनियन लिस्ट है, संघ सूची, उस पर केंद्र सरकार कानून बनाएगा, स्टेट लिस्ट पर राज्य सरकार बनाएगा राज्य सूची पर। लेकिन जो दोनों में कॉमन है उसको कहते हैं समवर्ती सूची। यानी समवर्ती सूची के जो भी विषय हैं उसमें केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों कानून बना सकते हैं। हालांकि दोनों के बीच अगर कंट्राडिक्शन आएगा, विरोधाभास आएगा, या दोनों के बीच आपस में कन्फ्लिक्ट होता है, संघर्ष होता है, तो केंद्र का ही कानून मान्य होगा। ठीक है, जैसे शिक्षा भी क्या है, समवर्ती सूची का विषय है। समाचार पत्र भी क्या है, समवर्ती। तो बहुत सारे विषय जो हैं वो समवर्ती सूची के हैं। उसी प्रकार आर्थिक नियोजन जो है, जिसके माध्यम से पंचवर्षीय योजनाएं 12 लागू हुई भारत में, वो भी किसका विषय है, वो भी समवर्ती सूची का है। अब ये अगर प्रश्न आ जाए कि आर्थिक नियोजन कहां से लिया गया था, किस देश से, तो उत्तर होगा रसिया या पूर्व सोवियत संघ से आर्थिक नियोजन भारत के संविधान में लिया गया था। भारत के संविधान क्या, भारत के देश में इकोनॉमिक्स में जो आर्थिक नियोजन शब्द है वो रूस से ही लाया गया था, और रूस के आधार पर ही योजनाओं को, पंचवर्षीय योजनाओं को लागू करके भारत की गरीबी, बेरोजगारी या शिक्षा आदि को दूर करने का 12 पंचवर्षीय योजनाओं में कार्य किया गया। ठीक है ना। तो आर्थिक नियोजन किसका है, समवर्ती सूची का विषय है। नेक्स्ट है 9वां प्रश्न है उद्देशिका में संशोधन किस संशोधन से किया गया। उद्देशिका में संशोधन किस संशोधन से किया गया, किस संशोधन से किया गया उद्देशिका में। तो नंबर ए 17वां, नंबर बी 24वां, नंबर सी 42वां और नंबर डी 44वां। यानी भारत के प्रियम्बल में, भारत के संविधान का जो प्रियम्बल है उसमें जो संशोधन किया गया, अमेंडमेंट किया गया, वो किस संविधान संशोधन अधिनियम से किया गया, 17वां, 24वां, 42वां, 44वां। तो इसका सही उत्तर होगा 42वां। 42वें संविधान संशोधन 1976। और आपको यह भी जानकर होगा कि 42वां संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, लघु संविधान भी कहा जाता है, याद कर लीजिए।
42वें संविधान संशोधन के तहत भारत के संविधान में इतना संशोधन किया गया कि वो लघु संविधान का रूप दिखने लगा। इसीलिए उसको लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। इंदिरा गांधी ने इतना संशोधन किया भारत के संविधान में। इसी संशोधन के तहत भारत के प्रियम्बल में, भारत के संविधान के प्रियम्बल यानी उद्देशिका में संशोधन किया गया। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, 3 शब्द जोड़ा गया उद्देशिका में। समाजवादी, सेकुलरिज्म, सेकुलर, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी सोशलिस्ट, पंथ निरपेक्ष यानी सेकुलर और अखंडता, सब 3 शब्द जोड़े गए। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, इन 3 शब्दों को जो है भारत के संविधान में शामिल किया गया 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से। अब यह प्रश्न बार बार आता है, समाजवादी शब्द किस संशोधन से जोड़ा गया, ठीक है ना। पंथ निरपेक्षता शब्द किस संशोधन से जोड़ा गया, अखंडता शब्द किस संशोधन से जोड़ा गया, यह प्रश्न बार बार आता है। समाजवादी तो जरूर आता है, पंथ निरपेक्ष शब्द जरूर आता है। याद रखिएगा, एक प्रश्न में कई प्रश्न हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखा जाए। अगला कह रहा है कि भारत के संविधान की आत्मा, भारत के संविधान की आत्मा किसको कहा जाता है। भारत के संविधान की आत्मा, संविधान की आत्मा, संविधान की आत्मा किसको कहा जाता है। सॉइल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की आत्मा किसको कहा जाता है। नंबर ए, मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार। नंबर बी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य की नीति निर्देशक तत्व। नंबर सी, आर्टिकल 32 और नंबर डी, उद्देशिका, उद्देशिका ब्रैकेट में प्रस्तावना, प्रियम्बल, ठीक है ना। भारत के संविधान का आत्मा किसको कहा जाता है। तो देखिए, भारत के अब ज्यादातर लड़के इसमें एक चीज रटे हुए हैं, आर्टिकल 32, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को, संवैधानिक उपचारों के अधिकार वाले अनुच्छेद को भारत के संविधान की का हृदय एवं आत्मा कहा था। तो बहुत बच्चे इसको रटे हुए हैं और सीधे साधे आर्टिकल 32 दिया भी और लगा देंगे तुरंत। लेकिन इस प्रश्न को अगर सही ढंग से पढ़ा जाए तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहां डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम दिया ही नहीं है। हाँ, अगर यह कहता कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस भाग को भारत के संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा था, तब आप संवैधानिक उपचारों का अधिकार या आर्टिकल 32 लगा देते, कोई दो राय नहीं, वो बिल्कुल सही बात था। यहां पूछ रहा कि पूरे संविधान का पूरी आत्मा क्या होता है, ठीक है। पूरे संविधान का आत्मा क्या है। पूरे संविधान का आत्मा तो केवल उसी को कहा जा सकता है जो पूरे संविधान में व्याप्त हो, जो पूरे संविधान का उद्देश्य हो, जो पूरे संविधान का आदर्श हो, जो पूरे संविधान का ध्येय हो, जो पूरे संविधान का लक्ष्य हो। और ऐसा तो केवल एक ही है, वह है उद्देशिका। उसका नाम है ही उद्देशिका। भारत के संविधान का उद्देश्य, भारत के संविधान का आदर्श, भारत के संविधान का लक्ष्य, भारत के संविधान का ध्येय, वो क्या है? उद्देशिका। प्रियम्बल इज द सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आपको अगर आप प्रियम्बल को देखेंगे ना और पूरे संविधान को देखेंगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि प्रियम्बल में जो आदर्श दिए हैं, प्रियम्बल में जो भारत के संविधान का एक सपना बुना गया है, प्रियम्बल में भारत के संविधान का जो एक लक्ष्य तैयार किया गया है, उसको साकार रूप देने के लिए पूरा संविधान लागू किया गया है। अगर आप उद्देशिका को देखिए और भारत के संविधान के अन्य भाग को देखिए, तो आपको ऐसा लगेगा कि उद्देशिका के पूर्ति के लिए पूरा संविधान के अन्य भाग लागू किए गए।
ठीक है ना। चाहे वो स्वतंत्रता की बात हो, चाहे वो समानता की बात हो, चाहे सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय की बात हो, चाहे व्यक्ति के गरिमा की बात हो, ये जितनी भी चीजें हैं उन्हीं के साकार परिणति के रूप में ही भारत का संविधान लागू किया गया है। क्लियर है। तो आत्मा तो यही हो सकता है ना, जो पूरे शरीर में। आत्मा माने क्या होता है? मनुष्य के शरीर में आत्मा हर जगह व्याप्त है। ऐसा थोड़ा कहेंगे कि हाथ में व्याप्त है और पैर में व्याप्त नहीं है, या पेट दिमाग में है और बाकी जगहों पे नहीं, ऐसा नहीं है। आत्मा का व्याप्ति पूरे शरीर में होता है। जो पूरे शरीर में व्याप्त है, जो पूरे शरीर का सारांश है, जो पूरे शरीर का आदर्श है, वो आत्मा ही है। क्लियर है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? आत्मा। कॉन्सेप्ट से देखिए, कुछ ही पढ़िए, कॉन्सेप्ट से पढ़िए, और ऐसा पढ़िए कि वहां से कितने भी प्रश्न आ जाएं आप गलत ना करें। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। गणतंत्रीय अवधारणा में कौन सुमेलित नहीं है? नेक्स्ट क्वेश्चन है गणतंत्रीय, समझने वाला क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल है। गणतंत्रीय अवधारणा में कौन सुमेलित नहीं है? मतलब ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो गणतंत्रीय अवधारणा में नहीं हो सकता है? तो नंबर ए ऑप्शन क्या है? समझने वाला कॉन्सेप्चुअल प्रश्न है, क्योंकि जब कॉन्सेप्चुअल प्रश्न मैं लेता हूं तो मुझे ज्यादा समझाने का मौका मिलता है, तो उससे बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। पहला है सर्वोच्च शक्ति निर्वाचित प्रधान में निहित हो। सर्वोच्च शक्ति निर्वाचित प्रधान में निहित हो। ठीक है। नंबर बी, सर्वोच्च शक्ति एक राजा के समान व्यक्ति में निहित हो। सर्वोच्च शक्ति एक राजा के समान व्यक्ति में निहित हो। राजा के समान व्यक्ति में निहित हो, माने एक ही व्यक्ति में हो, निहित हो। बहुत बढ़िया ये प्रश्न है, इसीलिए मैंने इसको ले लिया। नंबर सी, इसमें कई सारे फैक्ट हैं। एक ऐसी सरकार जो जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों की हो। एक ऐसी सरकार जो जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों की हो। जो जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों की हो। और नंबर डी ऑप्शन जो है, राज्य जिसमें जनता सर्वोच्च हो। राज्य जिसमें जनता सर्वोच्च हो। राज्य जिसमें जनता सर्वोच्च हो। देखिए, इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको गणतंत्र की अवधारणा समझना पड़ेगा। बहुत लोग गणतंत्र का मतलब यही समझ लेते हैं लोकतंत्र। बहुत लोग गणतंत्र का मतलब लोकतंत्र समझ लेते हैं, लेकिन आपको यह जानकर आश्चर्य होगा, या आप जानते भी होंगे कि ब्रिटेन लोकतंत्र है लेकिन ब्रिटेन गणतंत्र नहीं है। ठीक है। भारत लोकतंत्र भी है, उसके साथ गणतंत्र भी है। तब यदि आप परिभाषा गणतंत्र और लोकतंत्र एक समझते तब तो ये गलत हो जाता, यानी दोनों में अंतर है। देखिए, गणतंत्र का मतलब होता है एक ऐसा देश जहां का राष्ट्राध्यक्ष, हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द गवर्नमेंट नहीं, हेड ऑफ द स्टेट, याद रखिएगा, जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित हो। एक ऐसा देश, एक ऐसा सरकार, एक ऐसी सत्ता, एक ऐसा शासन जहां पर राष्ट्राध्यक्ष, हेड ऑफ द स्टेट,
जो है वो प्रत्यक्ष रूप से और चाहे अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित हो, उसको कहते हैं गणतंत्र। लोकतंत्र माने चुनाव होना लोकतंत्र नहीं, तो राष्ट्राध्यक्ष की बात हो रही है, हेड ऑफ द स्टेट। भारत में राष्ट्राध्यक्ष कौन है? राष्ट्रपति। और हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन है? प्रधानमंत्री, सरकार का अध्यक्ष। सरकार का अध्यक्ष निर्वाचित हो लोकतंत्र, राष्ट्र का अध्यक्ष निर्वाचित हो गणतंत्र। और जहां दोनों एक साथ हो, एक ही हो, वो क्या कहलाता? अध्यक्षात्मक लोकतंत्र, जैसे अमेरिका में है प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी। अब वो सब मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि मैंने बाकी लेक्चर में पूरा बताया है। आप हमारे लेक्चर में जाके यूट्यूब पे देख सकते हैं, सब चीज मैंने बहुत विस्तार से समझाया है। यहां थोड़ी मैं प्रश्नों को ले रहा हूं, ठीक है। तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? सर्वोच्च शक्ति निर्वाचित प्रधान में हो, बिल्कुल सही है, सर्वोच्च शक्ति निर्वाचित प्रधान में हो। तो हमारे भारत के संविधान के अनुच्छेद 53 में कहा गया है संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगा। राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष है और सर्वोच्च शक्ति उसी में निहित है, आर्टिकल 53 के तहत। तो ये बिल्कुल सही हो गया, गणतंत्र की परिभाषा सर्वोच्च शक्ति निर्वाचित प्रधान में हो। फिर ऑप्शन सी को थोड़ी देर देख लें, एक ऐसी सरकार जो जनता, जो निर्वाचित प्रतिनिधियों की हो जनता द्वारा, वो भी सही है क्योंकि गणतंत्र में लोकतंत्र भी आ जा रहा है, नहीं आ रहा है गणतंत्र। तो एक ऐसी सरकार जो निर्वाचित प्रतिनिधियों की हो, वो भी बात हो गया, सही है। राज्य जिसमें जनता सर्वोच्च हो, जाहिर सी बात है, लोकतंत्र का मतलब ही होता है जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा, टू द पीपुल, बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल। लोकतंत्र के महानायक अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र को टू द पीपुल, बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल कहा था। तो जाहिर सी बात है जनता सर्वोच्च होती है। अब यहां ऑप्शन डी जरा अगर आप देख लीजिए तो कह रहा है सर्वोच्च शक्ति एक राजा के समान व्यक्ति या एक ही व्यक्ति में नहीं होती। अरे भैया, अगर सारी शक्ति एक राजा में हो जाएगी तो वो राजतंत्र होगा कि गणतंत्र होगा या लोकतंत्र होगा? ब्रिटेन में यही तो है कि वहां जो सर्वोच्च होता है, जो सर्वोच्च अधिकारी है उस राष्ट्र वहां का, वो क्या है? पैतृक है या आनुवंशिक। राजा का बेटा राजा या रानी का बेटा राजा, तो वो पैतृक हो गया, अनुवांशिक हो गया। इसका मतलब क्या? हेरिडेटरी हो गया। इसका मतलब क्या हो गया कि वो क्या है? गणतंत्र नहीं है, क्योंकि वहां का जो राष्ट्राध्यक्ष है वो पैतृक है। जो वहां का राष्ट्राध्यक्ष जो है वो अनुवांशिक है, माने राजा का बेटा राजा या रानी का बेटा राजा, जो हुआ है इस समय। क्लियर है? तो वो गणतंत्र नहीं है, वो गणतंत्र नहीं है। लोकतंत्र तो है, गणतंत्र नहीं। तो ये ऑप्शन क्या होगा? एक ही व्यक्ति में हो, वो क्या हो गया? सही नहीं है। इस पूरे कॉन्सेप्ट को जो मैंने समझाया इस प्रश्न के तहत, उसको याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखा जाए। एक आध कॉन्सेप्चुअल प्रश्न इसलिए ले लिया जाता है ताकि आपको बहुत बढ़िया से समझाया जा सके, नहीं तो तथ्यों वाला प्रश्न भी मैं समझाने पे ही जोर देता हूं, क्योंकि ऐसे तो तथ्यात्मक प्रश्न बहुत मौजूद है यूट्यूब पर, फिर हमारी जरूरत क्या है? वहां पे समझाना जरूरी है। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? भाषाई आधार पर, राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया? तो नंबर ए 1947, नंबर बी 1956, नंबर सी 1966, नंबर सी 1952। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया? तो राज्यों का पुनर्गठन किया गया राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में क्या किया गया? राज्यों का पुनर्गठन किया गया
राज्य बनाए गए और कुछ केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। ठीक है ना। तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत राज्यों का पुनर्गठन किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, भाषाई आधार पर गठित होने वाला, भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य था, भारत का पहला राज्य था। तो नंबर ए पश्चिम बंगाल। अब इसी में आपको हम पूरा कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, इस प्रश्न को ले लिया है इसीलिए ताकि पूरा विस्तार से बता सकूं। पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, नंबर सी पंजाब, नंबर सी पंजाब, नंबर डी तमिलनाडु, तमिलनाडु भाषाई आधार पर गठित होने वाला। देखिए भारत जब आजाद हो गया और ए श्रेणी, बी श्रेणी, सी श्रेणी में राज्यों को बांट दिया गया, ठीक है। और उस समय बांटा तो गया संवेदनशीलता के आधार पर। कुछ ऐसे राज्य थे जिनमें कोई विवाद नहीं था, कुछ ऐसे राज्य थे जिनमें विवाद था, कुछ बाहरी राज्य थे, केंद्र शासित प्रदेश टाइप के थे, ये तो बांट दिया गया। लेकिन राज्यों को यह लगा कि हमारी अस्मिता, हमारी पहचान तो हमारी भाषाई संस्कृति के आधार पर। अगर भाषाई आधार पर हमारा गठन नहीं हुआ तो हमारा तो अस्मिता ही समाप्त हो जाएगा, हमारा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, हमारा पहचान समाप्त हो जाएगा। इसलिए राज्यों ने विरोध कर दिया और इस विरोध का जो बीड़ा उठाया वो थे आंध्र प्रदेश के नेता पोट्टी श्री रामालू। रामालू अनशन में बैठ गए कि एक हमको स्वतंत्र, एक हमको भाषाई आधार पर तेलुगु राज्य की आवश्यकता है, आंध्र प्रदेश की। और कुछ दिन बाद पोट्टी श्री रामालू आमरण अनशन करते हुए मर गए, वीर गति को प्राप्त हुए, या जो कह लीजिए। यह तो विवाद की बात हो गई कि एक बड़ा नेता भाषाई आधार पर किसी राज्य की मांग को लेकर अपने प्राणोत्सर्ग कर दिया। यही कारण है 1953 में बिना किसी एक्ट को पारित किए नेहरू ने तत्काल घोषणा कर दिया, नेहरू जी ने तत्काल घोषणा कर दिया 1953 में भाषाई आधार पर बिना किसी अधिनियम के माध्यम के नेहरू जी ने आंध्र प्रदेश राज्य की घोषणा कर दिया। उन्हें लगा कि भैया जो संवेदना का लहर चल रहा है, पोट्टी श्री रामालू की मृत्यु के बाद कुछ भी हो सकता है। अब जब आंध्र प्रदेश का 1953 में घोषणा हुआ तो क्या हो गया, अन्य राज्य भी मांगने लगे। तमिल वाले तमिलनाडु की मांग करने लगे, मलयालम वाले केरल की मांग करने लगे, कन्नड़ वाले कर्नाटक की मांग करने लगे। सब आ गए क्योंकि दक्षिण के राज्यों को ऐसा लगता है कि उनकी संस्कृति उनकी भाषा के आधार पर है। इसीलिए वो इस मामले में थोड़ी सा कंजर्वेटिव है, प्रिजर्वेटिव भी है कि भाई हमको अपने भाषाई संस्कृति को बनाकर रखना है। उन्हें ये बिल्कुल संभव है। भारत का हर राज्य, खाके वतन का हर जर्रा मुझको देवता है, खाके वतन का हर जर्रा मुझको देवता है। चाहे वो कोई प्रदेश हो, वो भारत का अंग है और भारत के लिए सिरोधार्य है। तो ऐसा नहीं कि भाषा के आधार पर उनका पहचान है। भारत के जमीन का हर जर्रा भारत का एक अंग है और भारत के प्रत्येक सच्चे भारतीय के लिए वो अनुकरणीय है, वंदनीय है। तो भाषाई आधार पर कोई डर की बात ही नहीं है। लेकिन उनको ऐसा लगा, तो जो 1953 में ये हो गया, इनकी घोषणा सब मांग करने लगे। यही कारण है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 लाकर भाषाई आधार पर राज्यों का गठन किया गया और इसी पर दर आयोग लाया गया था, जेवीपी कमीशन लाया गया था, फजली अली कमीशन लाया गया था। अब ये सब व्याख्या करेंगे, बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है ना। हमारे सारे लेक्चर मौजूद हैं, आप देख सकते हैं जाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छुआछूत उन्मूलन संबंधित है। छुआछूत उन्मूलन किस अनुच्छेद से संबंधित है? किस अनुच्छेद से संबंधित है?
तो नंबर ए आर्टिकल 18, नंबर बी आर्टिकल 17, सी आर्टिकल 16 और डी हो गया आर्टिकल 75, सॉरी आर्टिकल 15। ठीक है ना। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? आर्टिकल 17, अनुच्छेद 17 के तहत एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता का अंत किया गया है और इसके लिए सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 पारित किया गया है। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, पहले अस्पृश्यतावाद अपराध निवारण अधिनियम था, बाद में इसका नाम बदलकर सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 कर दिया गया है और इसके माध्यम से भारत में छुआछूत, अछूत, अस्पृश्यता को, अनटचेबिलिटी को समाप्त कर दिया गया। अगर इसका कोई व्यवहार करता है तो वो दंडनीय अपराध होगा, पनिशेबल यानी दंडनीय अपराध माना जाएगा। ठीक है ना। कौन? अस्पृश्यता का व्यवहार। अगर कोई भारत में छुआछूत का व्यवहार करता है, ठीक है ना, वैसे भी छूत अछूत का जो व्यवहार है ये करना एक प्रकार से कुदरत या ईश्वर द्वारा बनाए गए मानवता का अपमान करना है, एक प्रकार से ईश्वर का भी अपमान करना हुआ। ईश्वर द्वारा बनाए गए इस ब्रह्मांड की सर्वोच्च कृति मानव है और उस ईश्वर द्वारा बनाए गए सर्वोच्च कृति मानव को केवल जाति के आधार पर अछूत का देना, उनके काम के आधार पर अनटचेबल मान लेना, मुझे लगता है ये भगवान का इससे बड़ा कोई अपमान हो भी नहीं सकता। ईश्वर का कोई अपमान नहीं हो सकता इससे बड़ा। अगर मैं कोई चीज बनाऊं और मेरे ही चीज को या आपके द्वारा बना के किसी चीज को कोई अछूत मान ले तो आपको कैसा लगेगा? इसकी कल्पना आप सहज अपने आप पे कर ले, दूसरे करने की जरूरत नहीं है। भगवान पे करिए मत, अपने आप पे करके देख लीजिए तो आपको जवाब मिल जाएगा। और ये हजारों वर्ष से चला आ रहा था भारत में। हालांकि भगवान राम ने सबरी की बैर खाकर छुआछूत को या जाति प्रथा को तो वैसे ही समाप्त कर दिया था, निषाद राज गोहू को अपना परम मित्र मानकर। तो आप ऐसे अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे देश में ईश्वरीय आदर्श तो कभी छुआछूत रहा ही नहीं। कुछ स्वार्थी और पाखंडी लोगों ने इसको बढ़ाया। भारत के संविधान ने अनुच्छेद 17 के तहत इसको क्या कर दिया? समाप्त कर दिया और सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम करके एक्ट बना दिया, दंडनीय अपराध कर दिया। क्लियर है? तो सही उत्तर होगा आर्टिकल 17। आइए नेक्स्ट देखा जाए। अगला है वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा प्रेस की आजादी। वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा प्रेस की आजादी यानी प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के तहत है? किस अनुच्छेद के तहत शामिल है? नंबर ए आर्टिकल 14, नंबर बी आर्टिकल 19, नंबर सी आर्टिकल 21 और नंबर डी आर्टिकल 22। अब इसको आप कह सकते हैं राइट टू एक्सप्रेशन यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत ही वाक की स्वतंत्रता है, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और फ्रीडम ऑफ प्रेस भी है। भाई देखिए, लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ है, जाहिर सी बात है वो हमारे लोकतंत्र का, मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ भी मानते हैं। इसीलिए भले ही भारत के संविधान में प्रत्यक्ष रूप से प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है, लेकिन न्यायिक निर्णयों के माध्यम से यह पता चला कि आर्टिकल 19(1)(a) के तहत, आर्टिकल 19 खंड 1 उपखंड ए के तहत, ठीक है ना, क्या किया गया है? वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी दी गई है, साथ में प्रेस की स्वतंत्रता भी इसी के तहत सम्मिलित है।
तो अब यहां वो तो दिया नहीं खंड, बस केवल आर्टिकल 19 दिया है, तो सही उत्तर होगा आर्टिकल 19। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, स्टेटमेंट सुनिए, किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जा सकता। स्टेटमेंट है, यह किस अनुच्छेद के तहत है? किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक ना ही अभियोजित किया जा सकता है और ना ही दंडित किया जा सकता है। किस अनुच्छेद के तहत यह है? नंबर ए आर्टिकल 21, नंबर बी आर्टिकल 22, नंबर सी आर्टिकल 19 और नंबर डी आर्टिकल 15। इसको असल में कहते हैं दोहरे दंड का सिद्धांत। क्या कहते हैं? दोहरे दंड का सिद्धांत। दोहरे दंड के सिद्धांत का मतलब क्या है कि किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक दंडित नहीं किया जा सकता है, और यह है आर्टिकल 20 खंड 2 के तहत। आर्टिकल 20 के लिए 20 आर्टिकल 20 क्लास 2, ठीक है ना, इसके तहत यह व्यवस्था किया गया है कि किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक नहीं अभियोजित किया जा सकता और नहीं दंडित किया जा सकता। और यह क्या कहलाता है? अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। आर्टिकल 20 अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। आप ये जानते होंगे कि जब आपातकाल लागू होता है, राष्ट्रीय आपात, तो मौलिक अधिकार लगभग सभी निलंबित हो जाते हैं, लेकिन अनुच्छेद 20 के तहत अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण और आर्टिकल 21 के तहत प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, ये दोनों आर्टिकल जो है कभी भी सस्पेंडेड नहीं होते हैं, निलंबित नहीं होते हैं। उसमें यह अनुच्छेद 20 भी है और इसका खंड 2 जो है वो दोहरे दंड का सिद्धांत है। क्लियर है? आइए अगला क्वेश्चन है, समान कार्य के लिए समान वेतन। समान कार्य के लिए समान वेतन का जो सिद्धांत है वो किसके तहत है? नंबर ए मौलिक अधिकार, नंबर बी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, नंबर सी मौलिक कर्तव्य, और नंबर डी आर्थिक अधिकार। समान कार्य के लिए समान वेतन। तो सही बात है, सही उत्तर है आर्टिकल 39 डी के तहत। आर्टिकल 39 खंड घ के तहत जो है, ठीक है ना, 39 घ के तहत इसको सम्मिलित किया गया है। और ये किसका अंग है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व का, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व के तहत आर्टिकल 39 का जो खंड घ है, इसके तहत ये कहा गया है चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकारी होगा। ऐसा नहीं है पुरुष को आप ज्यादा वेतन दीजिए और महिलाओं को कम वेतन दीजिए। क्लियर है? ये महत्वपूर्ण है। ये कहीं ना कहीं जेंडर इक्वलिटी का एक सैद्धांतिक निरूपण है और व्यवहारिक भी निरूपण इसी से हुआ है। आइए नेक्स्ट देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको मिलान करना है और बताना है कौन सा कार्य किससे संबंधित नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं?
वर्तमान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो नंबर ए 9, नंबर बी 10, नंबर सी 11, नंबर डी 12। भारत के संविधान में वर्तमान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो सही उत्तर होगा 11। जब पहली बार 42वें संविधान संशोधन के तहत स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश के आधार पर जब मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था तो कुल 10 मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज थे। 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत एक और फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ लिया गया, तो वर्तमान में कुल कितने हो गए? 11। वर्तमान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य भारत के संविधान में शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय गणतंत्र का प्रमुख है। भारतीय गणतंत्र का प्रमुख है। भारतीय गणतंत्र का प्रमुख कौन है? ठीक है ना? तो नंबर ए राष्ट्रपति, नंबर बी प्रधानमंत्री, नंबर सी मंत्रिमंडल। ये बढ़िया प्रश्न है, इसको मैंने लिया है, केवल सरल प्रश्न नहीं है, इतना जितना आप समझ सकते हैं एक लाइन में। उपराष्ट्रपति भारतीय गणतंत्र का प्रमुख है। देखिए, गणतंत्र की परिभाषा ही राष्ट्राध्यक्ष पर दिया गया। किस पर दिया गया? राष्ट्राध्यक्ष पर, हेड ऑफ द स्टेट। जब राष्ट्राध्यक्ष पे गणतंत्र की परिभाषा दिया गया है तो जाहिर सी बात है गणतंत्र का मुखिया राष्ट्राध्यक्ष ही होगा। और राष्ट्राध्यक्ष कौन है? यानी हेड ऑफ द स्टेट कौन है? राष्ट्रपति। तो भारतीय गणतंत्र का मुखिया कौन हो गया? राष्ट्रपति ही हो गया। अब यहां बहुत लोग जो बहुत ज्यादा होशो हवास से बाहर होंगे वो प्रधानमंत्री लगा देंगे, उनको लगेगा हेड ऑफ द गवर्नमेंट। पूछ तो रहा हेड ऑफ द स्टेट, या मंत्रिमंडल लगा देंगे। सही उत्तर होगा राष्ट्रपति। गणतंत्र की परिभाषा उसी के नाम पर दी गई, इसीलिए इस प्रश्न को मैंने लिया है ताकि कंफ्यूजन क्लियर हो जाए आपका। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में केंद्रीय मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पदच्युति का वर्णन किया गया है? किस अनुच्छेद में केंद्रीय मंत्रिपरिषद के नियुक्ति तथा पदच्युति माने उनको बर्खास्त करना का वर्णन है? बहुत अच्छा प्रश्न है ये। नंबर ए आर्टिकल 74, नंबर बी आर्टिकल 75, नंबर सी आर्टिकल 71, नंबर डी आर्टिकल 72। ठीक है ना? भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत केंद्रीय मंत्रिपरिषद के नियुक्ति और बर्खास्तगी का वर्णन है? अब जो लोग इसको बहुत कॉन्सेप्ट से नहीं पढ़े होंगे वो निश्चित ही उत्तर को कुछ अलग भी लगा सकते हैं। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों है? देखिए, इसलिए भी अलग लगा सकते हैं क्योंकि भारत के संविधान के 74 और 75 का लगभग स्वरूप ज्यादातर एक दिखता है, लेकिन दो मामले में दोनों क्लियर है। क्या है जरा समझिए। 74 कहता है कि राष्ट्रपति को उसके कार्यों की सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। यहां मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री की बात हुई है, लेकिन अपॉइंटमेंट नियुक्ति और बर्खास्तगी की बात नहीं हुई है। बर्खास्तगी की बात क्या हुई है? आर्टिकल 75 में कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और प्रधानमंत्री के सलाह पर ही अन्य मंत्रियों की नियुक्ति और बर्खास्तगी करेगा। यह 75 में। तो सही उत्तर होगा आर्टिकल 75। ये दोनों आर्टिकल बहुत समझना है, बहुत सही ढंग से समझना है, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा वो 74-75 को लेकर फंस जाएगा। एक में केवल नाम लिया गया है और दूसरे में उनके अपॉइंटमेंट की बात की गई है और बर्खास्तगी की बात की गई है। क्लियर है? तो आर्टिकल 75 में ही
मंत्रिपरिषद के नियुक्ति और बर्खास्तगी की बात है, केंद्रीय मंत्री परिषद के। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार करिए। निम्न कथनों पर विचार करिए, बढ़िया प्रश्न था इसलिए मैंने ले लिया इसको। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। क्या है जरा समझिए। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, संघ मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। संघ मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है ना। ये पहला ऑप्शन है, स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है, संघ के मंत्री प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। संघ के मंत्री प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। क्लियर है। ठीक है ना। अब पूछ रहा है इनमें से कौन स्टेटमेंट सही है। तो ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है न तो 1 न तो 2 और ऑप्शन डी है दोनों सही। तो आइए देखा जाए। संघीय मंत्रिपरिषद जो होता है वो आर्टिकल 75 के खंड 3 से 75(3), हम लोग 75(3) बोलते हैं, हालांकि यह शब्द गलत है। आर्टिकल 75 क्लास 3 और इसके बाद अगर होगा तो सब क्लास बोला जाएगा। तो आर्टिकल 75(3) के तहत, खंड 3 के तहत संघीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, संसद के प्रति नहीं, लोकसभा के प्रति। तो पहला स्टेटमेंट सही है। और आर्टिकल 75 के खंड 2 के तहत, पहले वाले उसके पहले के तहत यह कहा गया है कि जो संघीय मंत्रिपरिषद होता है उसके जो सदस्य हैं वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत मतलब उनके इच्छा तक, प्रसाद पर्यंत जिसके पद होगा उसको बर्खास्त कर सकता है। चूंकि अपॉइंट वही करता है, वही बर्खास्त कर सकता है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण कर सकते हैं, उनके इच्छा तक। यानी अगर प्रधानमंत्री कह दे कि इनको बर्खास्त करिए तो राष्ट्रपति बर्खास्त कर देगा। प्रधानमंत्री को बर्खास्त करने का अधिकार नहीं है, वो केवल सलाह देगा राष्ट्रपति को कि भैया बर्खास्त करो। हालांकि चलता उसी का है, लेकिन वो सलाह दे सकता है। बर्खास्त कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। क्लियर हो गया भाई। तो ये गलत हो गया, क्योंकि प्रधानमंत्री के नहीं बल्कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं संघ के मंत्री। तो सही ऑप्शन क्या होगा? आर्टिकल 1, केवल एक ही सही है। ऑप्शन ए क्या है? 1। ठीक है। आइए, प्रधानमंत्री के लिए न्यूनतम आयु कितनी होगी? नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री पद के लिए न्यूनतम आयु कितनी हो सकती है? न्यूनतम आयु। नंबर ए 21, बी 25 साल, सी 30 साल, नंबर डी 35 साल। जैसे आप कहते हैं राष्ट्रपति के लिए न्यूनतम आयु 35 साल होता है, राज्यपाल के लिए 35 साल होता है, प्रधानमंत्री के लिए न्यूनतम आयु कितना होता है? अब देखिए, भारत में प्रधानमंत्री अगर किसी को बनना है तो उसको या तो लोकसभा का सदस्य होना चाहिए या तो राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष न्यूनतम आयु होता है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष होता है। तो 25 और 30 दोनों न्यूनतम आयु है, लेकिन न्यूनतम इन दोनों में क्या है? वो तो 25 है। यानी 25 साल का व्यक्ति भारत में राष्ट्रपति बन सकता है। कब? जब वह 25 साल की उम्र में लोकसभा का सदस्य बन जाए। नहीं बनेगा तो 6 महीने तक केवल रहेगा। 6 महीने बाद उसको दोनों में से किसी एक का पहले बनना ही पड़ेगा। 6 महीने के अंदर अगर बन गया तो वह हमेशा रहेगा। तो न्यूनतम इसमें क्या है? 25 साल ही है। तो प्रधानमंत्री बनने के लिए जो न्यूनतम आयु 25 है, क्योंकि प्रधानमंत्री बनने के लिए चाहे लोकसभा चाहे राज्यसभा, लोकसभा की न्यूनतम आयु 25 साल है, राज्यसभा की 30 है। तो आप जिसमें बन जाइए तो न्यूनतम आयु कितना हो गया? 25 हो गया।
कैग की नियुक्ति, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक कैग, कैग की नियुक्ति कौन करता है? ठीक है ना। तो नंबर ए राष्ट्रपति, नंबर बी स्पीकर, यानी स्पीकर माने क्या, लोकसभा का अध्यक्ष। नंबर सी सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत का मुख्य न्यायाधीश। और नंबर डी है निर्वाचन आयुक्त, निर्वाचन आयुक्त। तो भारत के जो कैग का नियुक्ति जो है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति। वैसे भारत के जितने बड़े अधिकारी हैं उनके अपॉइंटमेंट का कार्य तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही करता है, इसीलिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को रबर स्टैंप भी कहा जाता है। इसीलिए कहा जाता है, काम होने के बाद बस ठप्पा लगाना है उसका काम, तो अपॉइंटमेंट का भी सारा काम वही करता है। क्लियरेंस है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी किसको माना जाता है? भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी, प्रथम विधि अधिकारी, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो नंबर ए सीजेआई, नंबर ए सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मुख्य न्यायाधीश। नंबर बी महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, महान्यायवादी। नंबर सी विधि मंत्री, नंबर सी विधि मंत्री। नंबर डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है भाई। भारत सरकार का पहला विधि परामर्शदाता, भारत सरकार का पहला विधि सलाहकार, भारत का पहला विधि अधिकारी भारत के सरकार का, बताइए। सही उत्तर होगा भारत का अटॉर्नी जनरल। भारत का जो महान्यायवादी है वो क्या है? वो भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी है। यानी भारत सरकार के खिलाफ अगर आप कोई केस कर दीजिए तो उस केस की सुनवाई कौन करेगा? यही करेगा, यही उसकी सुनवाई करेगा, सरकार का पक्ष यही रखेगा। ये वही अटॉर्नी जनरल हैं, ये भारत के वही महान्यायवादी का पद है जो बिना संसद के सदस्यता के संसद के किसी सदन में भाग ले सकता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कौन संसद का सदस्य ना होते भी संसद की कार्रवाई में भाग ले सकता? तो वो महान्यायवादी ही है, लेकिन वोटिंग में उसका अधिकार नहीं है, वोटिंग नहीं कर सकता, भाग ले सकता है। क्लियर है? आइए, लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो ऑप्शन है ए 540, बी 552, सी 550, डी 553। सही उत्तर क्या होगा भाई? सही उत्तर होगा 552, 552। लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 हो सकती है, लेकिन वर्तमान में कितना है? 545 है। ठीक है ना? यह हमेशा याद रखिएगा। भारत के संविधान ने लोकसभा की जो अधिकतम संख्या तय की है वो 552 की है, वर्तमान में 545। ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक, ज्वाइंट सेशन, संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा और राज्यसभा की अगर संयुक्त बैठक हो, ज्वाइंट सेशन हो, तो इसकी अध्यक्षता कौन करता है? नंबर ए राष्ट्रपति, नंबर बी उपराष्ट्रपति, नंबर सी प्रधानमंत्री,
और नंबर डी स्पीकर। स्पीकर का मतलब क्या होता है? लोकसभा अध्यक्ष। यदि ऐसा समय आ जाए, भारत में 3 बार ऐसा समय आया है ज्वाइंट सेशन का, तो भारत में लोकसभा और राज्यसभा का अगर संयुक्त अधिवेशन की बात हो तो उसका अध्यक्षता कौन करता है? तो सही उत्तर होगा स्पीकर, यानी लोकसभा अध्यक्ष। यानी लोकसभा और राज्यसभा का अगर ज्वाइंट सेशन होता है तो उसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद के तहत न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाही जांच करने पर प्रतिबंध है? न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच पर प्रतिबंध है, किस अनुच्छेद के तहत? तो नंबर ए आर्टिकल 127, नंबर बी आर्टिकल 122, नंबर सी आर्टिकल 126 और नंबर डी आर्टिकल 139। किस अनुच्छेद के तहत यह प्रावधान किया गया है कि भारत का कोई भी न्यायालय संसद के अंदर होने वाली कार्रवाई की जांच नहीं कर सकता है? इसीलिए आप देखते हैं संसद के अंदर गाली गलौज भी होता है, मारपीट भी होता है, उल्टी सीधे बातें भी की जाती हैं। जिस बात को करने से आम आदमी घबरा सकता है वो वहां होता है, और यह हमें बताना क्या है? स्वतः प्रमाणित है। इसीलिए कम्युनिस्ट जो है वो संसद को क्या कहते हैं? गपशप की दुकान कहते हैं, और अंदर वो कुछ भी बोल सके इसके लिए संविधान ने उनको संरक्षित भी किया है। इसीलिए वो चाहे अंदर कुछ भी बोल देते हैं। अगर बाहर बोल दे तो हो सकता है कोर्ट की अवमानना में या किसी गलत कार्य करने में कोई मुकदमा कर दे उनके ऊपर, लेकिन वो अंदर कुछ भी बोल सकते हैं। किस आर्टिकल के तहत संरक्षित है? आर्टिकल 122। आर्टिकल 122 के तहत संसद के अंदर का कोई कार्रवाई हो वो क्या किया जा सकता है? वो उस पर कोई भी निर्णय देने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को भी नहीं है। हाई कोर्ट और हाई कोर्ट लोअर कोर्ट की तो बात है नहीं। क्लियर है? और अनुच्छेद 121 कह रहा है उसी प्रकार से कि संसद भी जो है वो न्यायालय की कार्रवाई की जांच नहीं कर सकता, कोई आंतरिक टिप्पणी नहीं कर सकता है, शैक्षिक टिप्पणी को छोड़कर। अब बताइए, ठीक है, दोनों भारत के स्तंभ हैं, दोनों भारतीय शासन व्यवस्था के गौरव हैं, लेकिन लोकतंत्र में हर के कार्य मर्यादित होते हैं। किसी को आत्यांतिक शक्ति नहीं प्रदान किया जा सकता लोकतंत्र में। लोकतंत्र में सबकी मर्यादा, सबका आचरण मर्यादित होना चाहिए। लोकतंत्र में सबका जो आचरण है, सबका जो व्यवहार है वो संवैधानिक मर्यादाओं से मर्यादित है, लोकतंत्र के आदर्शों से मर्यादित है, और वो उससे बाहर नहीं जा सकता है। लेकिन अनुच्छेद 122, अनुच्छेद 121 ये दोनों भारत के सर्वोच्च संस्थाओं को, चाहे वो शासनिक, चाहे वो व्यवस्थापिका संबंधी हो और चाहे वो न्यायपालिका संबंधी, उसको संरक्षित करके रखा। तो अनुच्छेद 122 वही है। कार्यवाहक न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? कार्यवाहक न्यायाधीश, कभी कभी मान लीजिए मुख्य न्यायाधीश नहीं होते तो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करना है, कार्यवाहक न्यायाधीश की नियुक्ति करना है, तो करता कौन है? कार्यवाहक न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? कार्यवाहक न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो नंबर ए CJI। कार्यवाहक अगर न्यायाधीश नियुक्त करना है तो भारत का मुख्य न्यायाधीश यानी मुख्य न्यायाधीश। बी राष्ट्रपति। नंबर सी प्रधानमंत्री।
प्रधानमंत्री, और नंबर डी विधि मंत्री, माने कानून मंत्री। अगर मान लीजिए सर्वोच्च न्यायालय में कार्यवाहक न्यायाधीश की नियुक्ति की जरूरत हो जाए तो अपॉइंटमेंट कौन कर सकता है, माने कुछ समय के लिए, तो इसका अपॉइंटमेंट कर सकता है भारत का राष्ट्रपति। आर्टिकल 126 के तहत भारत का राष्ट्रपति को अधिकार है। मैंने बताया कि अगर आप जनरली कभी एग्जाम में फंस भी जाए कि इसकी नियुक्ति कौन करता होगा और आपको अगर सटीक उत्तर नहीं मालूम है तो आप राष्ट्रपति के तहत जा सकते हैं। तुक्का नहीं लगाना है, ये कॉन्सेप्चुअल है। तुक्का लगाने वाला काम हम बताते ही नहीं आपको, ना हम बताएंगे। मेरा मानना है कि सफलता का एकमात्र अंतिम आदर्श है परिश्रम। परिश्रम और समझ, ये दो चीज आपके लिए परीक्षा में प्रश्नों को हल करने के लिए बहुत जरूरी है। तो तुक्का का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है ना। और तुक्का वाला 99% गलत भी होता है। अगर आपको कोई कहता है कि आप तुक्का लगाइए और तुक्का लगाने का कोई तरीका होता है, तो मेरे अनुसार से, मेरे अनुभव में कोई तुक्का लगाने का तरीका नहीं होता है, ठीक है। ये भ्रमित करना हुआ आपको, ठीक है। आप परिश्रम पर विश्वास रखिए और अनुमान पर विश्वास रखिए। अनुमान ज्ञान का एक साधन है। फिलॉसफी में अनुमान को ज्ञान का साधन माना गया। अनुमान आप लगाइए और आपका अनुमान आपके ज्ञान पर आधारित होता है। तो वो अनुमान ही मैं आपको बता रहा हूं कि ज्यादा ऑप्शन जो है न्यू अपॉइंटमेंट के मामले में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है। क्लियर है। हाँ, अगर यहां दे देता तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तब सीजेआई हो जाता, लेकिन वो भी राष्ट्रपति के सलाह पर तदर्थ न्यायाधीश की बात आ जाता। लेकिन यहां कार्यवाहक न्यायाधीश की बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है किस अनुच्छेद के तहत? राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है? किस अध्यादेश के तहत? तो नंबर ए आर्टिकल 123, नंबर बी आर्टिकल 213, नंबर सी आर्टिकल 220 और नंबर डी आर्टिकल 219। आर्टिकल 123, आर्टिकल 213, आर्टिकल 220, आर्टिकल 219 किसके तहत? राज्यपाल, राष्ट्रपति नहीं पूछ रहा है। राज्यपाल किस, भाई देखिए अध्यादेश कब जारी होता है? जब राज्य विधानमंडल का कोई सदन सत्र में ना हो, चाहे वो विधानसभा या विधान परिषद या दोनों ना हो, और तत्काल कोई कानून लागू करना हो, तो कैसे होगा? वो राज्यपाल के अध्यादेश से लागू हो जाएगा। अध्यादेश का मतलब एक आदेश से जारी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन किस अनुच्छेद के तहत जारी होगा? आर्टिकल 213, आर्टिकल 213 के तहत। अनुच्छेद 213 के तहत भारत का संविधान राज्यपाल को अध्यादेश ऑर्डिनेंस जारी करने का शक्ति प्रदान करता है। और इसी को उलट दीजिए, 123 वो राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने का। दोनों अनुच्छेद इधर उधर कर दीजिए, 2 को पीछे कर दीजिए तो 123 हो जाएगा। 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। 2 को आगे कर दीजिए, 1 को पीछे करिए, 213 हो गया, उसके तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। दोनों एक ही अनुच्छेद में आ गए। क्लियर है? दोनों मैंने आपको बता दिया, इसीलिए इस प्रश्न को लिया है ताकि दोनों हो जाए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य विधानसभा की सर्वाधिक सदस्य संख्या है? किस राज्य विधानसभा की संख्या सर्वाधिक है? संख्या सर्वाधिक है। भारत के किस राज्य में विधानसभा के सर्वाधिक सदस्य हैं? नंबर ए आंध्र प्रदेश, नंबर बी महाराष्ट्र, नंबर सी यूपी, नंबर डी एमपी। तो सही उत्तर होगा यूपी। यूपी में कुल 403 है विधायक। 403 विधायकों की संख्या यूपी में है, तो सर्वाधिक है। भाई भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य भी है, तो जाहिर सी बात है सबसे अधिक विधायक होंगे।
संसद का भी सबसे ज्यादा सदस्य यहीं पे, लोकसभा के भी सबसे ज्यादा सदस्य यहीं पे 80 हैं, तो दोनों याद कर लीजिए इससे। विधानसभा के सबसे ज्यादा सदस्य हैं, राज्यसभा के भी सबसे ज्यादा सदस्य हैं, और लोकसभा के सबसे ज्यादा सदस्य यूपी से, तीनों यूपी से। ठीक है, ये इसको आप याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम तथा अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? राज्य विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, तथा अधिकतम संख्या कितनी होती है? अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और इसको आवेश में लोग याद नहीं करते। किसी भी विधानसभा की न्यूनतम संख्या, विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम संख्या 60 हो सकती है और अधिकतम 500 हो सकती है। याद रखिएगा, 60 एंड 500। ये कोई साधारण प्रश्न नहीं है, देखने में बहुत सरल लग रहा है, बहुत लोग 40 भी जानते हैं। ठीक है ना? तो राज्य विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम, हालांकि कुछ अपवाद है, सिक्किम वगैरह बहुत सारे राज्य अपवाद हैं, कुछ राज्य अपवाद हैं, लेकिन संविधान कहता है कि न्यूनतम 60 और मैक्सिमम 500। ये याद रखिएगा, विधानसभा के सदस्यों की संख्या। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन जाना जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, राज्यों में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लागू होता है? राज्यों में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लागू होता है? तो सही उत्तर होगा आर्टिकल 356, आर्टिकल 356 के तहत। जब राज्य का संवैधानिक तंत्र फेल हो जाता है और राज्यपाल को यह लगने लगता है कि राज्य का शासन संविधान के अनुरूप नहीं चल रहा है, तो वह प्रतिवेदन राष्ट्रपति को दे सकता है, या राष्ट्रपति को खुद ही ऐसा लगने लगे कि राज्य का शासन संविधान के अनुरूप नहीं चल रहा है, तो राज्य में सरकार को बर्खास्त करके राज्य में राष्ट्रपति शासन क्या कर देता है? प्रेसिडेंशियल राष्ट्रपति शासन लागू करता है, और राज्यपाल प्रतिनिधि के माध्यम से राज्य का सरकार संचालित करता है, लेकिन लागू हो जाता है राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत। आपातकाल में विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है। विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है। विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है। पहले कि विधानसभा का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष होता है, राज्य विधानसभा का, स्टेट असेंबली का। लेकिन क्या कभी ऐसा समय भी आ सकता है जब जब विधानसभा का कार्यकाल बढ़ सके, 5 साल से अधिक हो सके? यह सही है, बिल्कुल बढ़ाया जा सकता है, और एक बार में 1 साल अधिक बढ़ाया जा सकता है। लेकिन यह बढ़ा कौन सकता है? ऑप्शन देखिए, नंबर ए राष्ट्रपति, नंबर बी संसद, नंबर सी राज्यपाल, और नंबर डी राज्य विधानमंडल। राज्य विधानमंडल। अगर देश में राष्ट्रीय आपात लागू हो जाए और ऐसा लगता हो कि चुनाव नहीं हो सकता है, तो कार्यकाल 1 साल बढ़ा दीजिए। लेकिन बढ़ाएगा कौन? क्या राष्ट्रपति बढ़ाएगा? क्या संसद बढ़ाएगा? क्या राज्यपाल बढ़ाएगा? क्या राज्य का जो विधानमंडल है वो खुद बढ़ा लेगा? तो सही उत्तर होगा संसद। संसद को यह अधिकार है, आर्टिकल 172 के तहत संसद को यह अधिकार है कि वह आपातकाल के समय राज्य विधानसभा का कार्यकाल एक बार में 1 साल बढ़ा दे। एक बार में, दूसरे बार के लिए फिर आपको जाना पड़ेगा संसद में। एक बार में 1 साल बढ़ा दिया जाए, ठीक है ना?
ये याद रखिएगा, ये संसद कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र व राज्यों के बीच वित्त का बंटवारा किसकी सिफारिश पर होता है? केंद्र एवं राज्यों के बीच वित्त का बंटवारा, माने धन का, वित्त का बंटवारा किसके सिफारिश पर होता है? ठीक है ना? तो सही उत्तर होगा वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग। आर्टिकल 280, अनुच्छेद 280 के तहत केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले वित्त के बंटवारे के संबंध में सिफारिश देने के लिए अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का गठन किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि दोनों के बीच अनुदान के बंटवारा का सिफारिश कौन करता है? तो कौन करता है? वित्त आयोग करता है। नेक्स्ट है मत देने का अधिकार। ठीक है ना? ये कैसा अधिकार है? मत देने का अधिकार क्या संवैधानिक अधिकार है, क्या मौलिक अधिकार है, क्या कानूनी अधिकार है, या नैसर्गिक अधिकार है, प्राकृतिक अधिकार है? तो सही उत्तर होगा जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत मत देने का अधिकार, वोटिंग राइट एक कानूनी अधिकार है, लीगल राइट है, न कि फंडामेंटल राइट है, न कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। नेचुरल राइट तो हो ही नहीं सकता है। तो क्या होगा? यह कानूनी अधिकार होगा जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत। याद रखिएगा इसको, ये लड़के बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होते हैं। नागरिकता का अधिकार भी कानूनी अधिकार है, मौलिक अधिकार नहीं है। ये माइंड करिएगा, चाहे वो वोटिंग राइट हो, चाहे सिटीजनशिप राइट हो, नागरिकता का अधिकार, दोनों कानूनी अधिकार है। कानून के तहत ये संचालित होता है। 52वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? 52वां संविधान संशोधन किस विषय से संबंधित है? 52वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो सही उत्तर होगा दल बदल। किससे है? दल बदल से संबंधित है। 52वां संविधान संशोधन 1985 जो है वो किससे संबंधित है? दल बदल से संबंधित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 1985 में राजीव गांधी के समय दल बदल बहुत तेजी से होता था। कोई दिन में, कोई सुबह किसी पार्टी में है, दोपहर में किसी पार्टी में हो गया और रात में किसी पार्टी में हो गया। इसीलिए दल बदल विरोधी अधिनियम पारित किया गया था 52वां संविधान संशोधन के तहत राजीव गांधी के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में पंचायती राज व्यवस्था किस समिति के सिफारिश पर लागू हुआ था? देखिए, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का जो उद्घाटन किया गया था 2 अक्टूबर 1959 राजस्थान के नागौर जिले से। और भारत में त्रिस्तरीय पंचायत के जो जनक माने जाते हैं वो बलवंत राय मेहता को माना जाता है। बलवंत राय मेहता समिति 1957 के सिफारिश के आधार पर भारत में पंचायती राज का उद्घाटन 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर से किया गया। इसीलिए बलवंत राय मेहता को भारत में पंचायती राज का पिता भी कहा जाता है, जनक भी कहा जाता है। तो ये आज मैंने आपको समीक्षा अधिकारी में पॉलिटी के जितने प्रश्न आए थे या उस पे आधारित जो प्रश्न आ सकते हैं उसका मैंने विस्तार से डिस्कशन किया है जहां तक संभव हो पाया है। YouTube पे लेक्चर देने का एक टाइम टेकिंग सीमा होता है। बहुत ज्यादा लेक्चर 4-5 घंटे 10 घंटे का हो जाएगा तो वो भार हो जाता है, बच्चे उसको पढ़ते भी नहीं है। कम समय में, लिमिटेड समय में, हालांकि समय ज्यादा हो गया है, लिमिटेड समय में मैंने कोशिश किया कि आपको बहुत विस्तार से बता सकूं। उम्मीद है
कि आपके आने वाले समीक्षा अधिकारी के परीक्षा में निश्चित ही आपको यह निश्चित ही सहयोग करेगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। कहां तक मैं सफल रहा कमेंट के माध्यम से आप हमको जरूर बताइएगा। एक नए लेक्चर के साथ मैं आपके समक्ष पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद।